सर अच्छा ठीक है न्यू फोल्डर में डालना सर एक और न्यू फोल्डर तो आज वो बना क्या सारे मुझे यूट्यूब के वो चाहिए इवेंट बनेंगे 11 बजे तक एकेडमी के सही एक भी गलत नहीं अकेडमी के यहाँ पे उसके पहले एकेडमी बच्चे की जान ले लो क्लास शुरू होने वाली है सामने Good morning, guys. Good morning, everyone. क्या चल रहा था लास्ट क्लास में? आई गेस हम लोगों ने प्रोनाउंस स्टार्ट किया था. ओके एंड लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? लास्ट क्या चीज़? अच्छा, यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस कर लिया था हम लोगों ने या उसमें एक पॉइंट किया था? फर्स्ट पार्ट हो गया था, यानी कि हमने ओके फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पॉइंट उसमें कर लिया था हमने कि हम बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में. हाँ ओके कूल. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ में. इसमें आता है नेक्स्ट, तो यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस हम लोग कर देते हैं, बाकी सब लोग जुड़ जाएं अब. ओके तो हम लोग यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस कर रहे थे और उसमें मैं आपको सेकंड पॉइंट लिखवाने वाला हूँ. ओके इसमें नेक्स्ट आता है ऑलवेज कंपेयर subjective case with a subjective case. बैठेगा उधर ही लेकिन वो कुछ देर नहीं बैठेगा शुभम ठीक है. ऑलवेज कंपेयर सब्जेक्टिव केस विद अ सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस को हमेशा हमें सब्जेक्टिव केस से कंपेयर करना है. ठीक है. व्हाट डज इट मीन? इफ आई एम राइटिंग इस तरीके से, he earns more than me और I, तो कुछ जनरली हमें पता है हम बोलने में क्या यूज करते हैं, है ना? यूज मी. लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी कि सब्जेक्टिव केस को जब भी आप कंपेयर कर रहे होगे, यस तो हम लोग सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से ही कंपेयर करेंगे. तो यस हम मी यूज करते हैं बोलने में, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई. ठीक है. तो करेक्ट सेंटेंस आपका यही होगा, तो ही अर्न्स मोर देन आई. ओके अभी क्या होता है, साउंड कर रहा होता है थोड़ा सा ऑकवर्ड कि शायद गलत लग रहा होता है सुनने में. ही अर्न्स मोर देन आई अर्न, अब सुनने में सही लगा ना? ठीक है. लेकिन एक्चुअल में हम इसे लिखते नहीं है बिकॉज हमें पता है हम किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, वर्ब को इस वाले को. तो दोबारा से अर्न लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो इसलिए हम इसे केवल यहाँ तक छोड़ते हैं एंड दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. सिमिलरली इफ यू वांट टू से आई अर्न मोर देन ही, ठीक है, आई अर्न मोर देन ही. तो आई अर्न मोर देन हिम नहीं होगा, ऑल्दो हम लोग बोलने में भी वो यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ यू आर राइटिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, तो यहाँ पे जो करेक्ट यूज होता है ग्रामर का वो ये होता है कि सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से कंपेयर किया जाए. ओके चलिए अच्छा अब इससे थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा इसे प्रूफ जैसा करते हैं कि ऐसा क्यों होता है. देखो सब्जेक्टिव केस यहाँ पे वर्ब एक्शन कौन सा हो रहा है? अर्न करना.
दिस इज योर एक्शन, ठीक है। हमने क्या कहा था कि सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है या सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर होता है, ठीक है, यानी जो एक्शन कर रहा होता है। नाउ अगर इस सेंटेंस में देखिए तो ही इज अर्निंग, यहाँ पे हमने लिखा ही सब्जेक्ट है, ठीक है। इसे हम कंपेयर कर रहे हैं आई से। हम कंपेयर क्या कर रहे हैं कि वो उससे ज्यादा अर्न करता है, तो बेसिकली अर्न तो ये भी कर रहे हैं ना, जो इसीलिए तो हम कंपेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों अर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों ही एक्शन कर रहे हैं तो दोनों ही डूअर हैं, दोनों ही सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। और इसीलिए हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं तो सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से करते हैं, क्योंकि हम एक ही वर्ब से रिलेटेड किसी न किसी को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सर और एक बार एक्सप्लेन करिएगा सर प्लीज, मैंने अभी देखो किया है। एक बार एक्सप्लेन करूँ, और आपकी बात बहुत हल्की आ रही है। जी सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, देखो सिंपल सा है यहाँ पे कि जब भी आप सब्जेक्टिव केस को कंपेयर करने वाले हो, ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं करेंगे। देखा जाए तो ही इज अर्निंग, मतलब आई एम अर्निंग, और मैं इससे अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो ये इंसान भी तो अर्न कर रहा होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था अगर मैं इस वर्ब को एक्सटेंड करूँ, मान लेते हैं कि अगर मैं इस तरीके से लिखूँ आई अर्न मोर देन ही अर्न्स, ठीक है, आई अर्न मोर देन ही अर्न्स, तो आप कंपेयर बेसिकली ये तो करना चाह रहे हो कि मैं अर्न करता हूँ उससे ज्यादा, आई अर्न मोर देन ही अर्न्स, ठीक है। तो ये भी तो सब्जेक्ट हुआ और ये भी सब्जेक्ट हुआ। बस हम यहाँ पे इसको लिखते नहीं बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि किस चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, किस सेंस में कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाता है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, इसलिए हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे लगाते, अगर हम इसे लिख रहे होते तो हमें तो पता चल रहा है ना कि हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं, एज इन ही इज, आई एम अर्निंग एंड ही इज ऑल्सो अर्निंग, आई एम ऑल्सो डूइंग द एक्शन, ही इज ऑल्सो डूइंग द एक्शन ऑफ अर्निंग, तो दोनों ही क्या हुए, सब्जेक्ट हुए, इसीलिए दोनों ही सब्जेक्टिव केस में रखने चाहिए। और बॉटम लाइन देखें तो केवल ये है कि जब भी आप कंपेयर करोगे आई को, यानी किसी भी प्रोनाउन को, सब्जेक्टिव केस में जो होगा उसे आप हमेशा सब्जेक्टिव केस से ही कंपेयर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिम नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। ऑल्दो हमें सुनने में हिम अच्छा लगता है बिकॉज हम बोलते हिम है, हमने हमेशा यूज हिम किया है, और लेकिन जब इस तरीके का कंपैरिजन है और आप देख रहे हो कि सब्जेक्टिव केस को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। क्लियर हुआ? यस, कोई भी डाउट हो भी देखो, अभी टीम यूज करते थे वो गलत। फिर से माइक थोड़ा पास कर लीजिए आप, पास जी। बोलिए फिर सर से। मैं बोल रहा हूँ हम लोग तो ऐसे नॉर्मली यूज करते। या पता है, अभी अगर मेरे को भी अगर ये बोलना होगा तो शायद बोलने में मैं भी अभी ये बोलूंगा, ठीक है, आई अर्न मोर देन हिम, ठीक है। तो बट स्टिल हमें क्वेश्चन अगर करना है उसमें देखते हैं तो इसी तरीके का इसमें सही होता है कि सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से कंपेयर करें। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिल सकता है इस पे, ही वॉज मच मोर surprised than me to see the crowd coming towards us. ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में आया था यार क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें सबको दिख रहा है इसमें क्या करा जाएगा? सर आय आ जाएगा इसमें मी की जगह। यस, तो ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन, यस देन आई, ठीक है। तो ऑल्दो सुनने में हमें सही लगता है, बस इसीलिए हम लोग तो रूल्स पढ़ने का जो सीन होता है वो इसीलिए होता है कि जो चीज़ हमें सुनने में सही लग रही है वो एक्चुअली ग्रामेटिकली सही है नहीं, उसके लिए हम लोग रूल्स पढ़ते हैं और फिर चीज़ों को उस हिसाब से चेंज करते हैं। तो ही को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे आई से, एंड दिस इज योर क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अगर ये वाला रूल नहीं पता तो हम कहीं पे इसमें एरर लगाते हैं आप लोग या इसमें नो एरर लगाते हैं? मान लो अगर ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है रूल पढ़ाने से पहले, नो एरर सर, मैं तो नो एरर कर देती हूँ। चलो सही है। चलो अब हमें पता चल गया, error। हाँ, तो हमें पता चल गया कि जब भी इस तरीके का होगा तो हमें पता है कि किस पार्ट में एरर होगा। चलो नाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, यानी इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग, यूज ऑफ वर्ब। देखो अब वर्ब के यूज के साथ मैं बताता हूँ। वैसे देखा जाए तो ये हमारा वही है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स में आता है, ठीक है। लेकिन वर्ब को हम लोग यूज करते हैं तो व्हेन इट इज यूज्ड
to show या express unfulfilled wish, condition or desire when it is used to show unfulfilled wish, condition or desire, ठीक है, subjective case is used with it. ऑल्दो इसके साथ हमने थोड़े पहले मतलब पहले रूल में भी देखा था, इसके साथ वैसे भी हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, लेकिन इस वाले रूल को थोड़ा सा पढ़ते हैं ध्यान से। वर्ब को आप यूज करते हो अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन या डिजायर शो करने के लिए। क्या मतलब है इसका? जब भी आपको बोलना होता है इस तरीके से कि अगर मैं उसकी जगह होता तो ऐसा करता, अगर मैं उसकी जगह होता, कैसे बोलते हैं? इफ I were you. I were you, ठीक है, सबको पता है ये वाली चीज, इफ आई वर यू। ओके, नाउ द थिंग इज कि इसके साथ अब आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपका सब्जेक्टिव केस आएगा और यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। तो इफ आई वर यू आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने उसकी हेल्प की होती। नाउ यू आर कंपेयरिंग, यहाँ पे जब भी इस तरीके से बोल रहे होते हैं हम लोग तो आपको ध्यान रखना है पहली चीज तो इस रूल को समझ लेते हैं, वर्क के इस वाली यूज को, किसी को भी अगर ये पहले से नहीं पता है तो जब भी आपको ऐसे बोलना होता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो इफ आई वर एट टू प्लेस, इफ आई वॉज एट टू प्लेस कभी भी नहीं बोला जाएगा। आपको ध्यान रखना है इफ यूज कर रहे हो आप उसके साथ सब्जेक्ट लगा रहे हो, साथ में वर है, ठीक है। बेसिकली इफ और सब्जेक्ट आ गया तो साथ में वर ही आएगा, ठीक है। इफ आई वॉज कभी नहीं हो सकता, इफ आई वर होगा हमेशा, ठीक है। इफ आई वर और बाकी आगे भी आप क्या लगाओगे, सब्जेक्टिव केस लगाते हो, ऐसा है। तो आपको अगर बोलना है अगर मैं उसकी जगह होता तो व्हाट विल यू से? इफ आई वर ही, इफ आई वर हिम नहीं होगा, ठीक है। नो द थिंग इज कि इस पे क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से बोला जाएगा, इफ आई वर ही कुछ भी लिख सकते हैं, आई वुड हैव डन द सेम थिंग, अगर मैं उसकी जगह तो मैंने भी सेम किया होता। ओके, तो अब इस तरीके से बोल रहे हो आप, तो इस पे जो क्वेश्चन अगर आता है ना तो व्हाट दे डू, इस जगह पे क्या इसकी जगह इफ वॉज वर की जगह वॉज कर देते हैं या फिर ही की जगह हिम कर देते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इसके साथ भी क्या आता है, हमें हमेशा यही आता है। अब कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कई बार, जैसे इफ ही लिखा है, इफ ही वर यू, ठीक है। तो ध्यान रखना है सिंगुलर हो सब्जेक्ट आपको कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम वर्ड लगाएंगे तो सिंगुलर के साथ ऐसा नहीं कि हम लोग वॉज लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड का ये वाला यूज है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से है, ठीक है, तो आप इसके साथ हमेशा वर्ड ही यूज करते हो, ठीक है। और जो वर्ड अगर ऐसे एग्जांपल देके बोलते हैं राम अगर श्याम की जगह पे होता तो ये काम अच्छे से कर लेता समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हाँ, राम वर इफ दोनों सब्जेक्टिव नाम इफ राम वर जी श्याम, यस, देन ही वुड हैव व्हाटएवर, ठीक है। तो अगर आप बोलना अगर राम श्याम की जगह होता तो इफ राम वर श्याम, देन आगे जो भी आप बोलना चाहो सेम वही बात की, फिर वो भी सेम करता या फिर ऐसा होता, ठीक है। इफ राम वर श्याम he would have done the same, ठीक है, ठीक है। तो हाँ इसी तरीके से करते हैं हम लोग, और इसके यूज को देख लो। पहली चीज ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव केस यूज करने वाले हैं, वर आएगा और सिंगुलर प्लूरल जैसा कुछ नहीं करना है। देखो इस ये क्योंकि वर है, देखा जाए तो ये पास्ट टेंस का वर्ब है, ठीक है, पास्ट टेंस का प्लूरल वर्ब है। इसे हम लोग टेंसेस के अंदर भी इस यूज को समझते हैं और इसे वर्ब के अंदर भी समझाया जाता है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्रोनाउंस में हम लोग पढ़ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे प्रोनाउन के यूज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए, ठीक है। तो अभी इस ध्यान से समझ लेते हैं, आगे के लिए तैयार हो जाता है फिर हमारा। तो अगर अब साइड अभी वाली चीज तो सबको समझ आ गई ना कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज करना है, ठीक है। जैसे इफ ही वर हियर
अगर वो यहाँ होता, ठीक है, तो इस तरीके से बोला जाएगा। नाउ द थिंग इज, अब मैं आपको वर्ड का यूज बता देता हूँ बस, कि अगर इसे कहाँ पे यूज करने वाले, तो जैसे इफ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं, इफ गांधी जी वॉज अलाइव, ठीक है, आगे कुछ भी लिखा होता मतलब, तो उन्हें ऐसा लगता है वैसा लगता है, ये करते वो करते, जो भी है, इफ गांधी जी वॉज अलाइव, तो आपको पता है ये एक बार को सुनने में सही लग सकता है, लेकिन आप इस सिस्टम में आपके इस तरीके से हो जाएगा, जब आप पढ़ लोगे ना सेंटेंस काफी सारे इस पे, तो इफ गांधी जी वॉज अलाइव नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ गांधी जी वर अलाइव, ठीक है। तो मैंने वही बताया, इफ सब्जेक्ट, इसके साथ ये वर आएगा, और जो चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो हमें ध्यान देनी है, वो ये है कि इसके साथ आप हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करते हो, ठीक है, सब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। क्लियर है ये चीज सबको? अगर जैसे मेरे को लिखना होता है ना, इसीलिए ऐसे बोलते हैं इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होता, ठीक है। ये तो हो गया इफ का यूज। अब वर्ब का यूज पढ़ना है, तो एक बार इसे समझ रहे हैं तो समझ ही लेते हैं थोड़ा सा और। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ना, आई विश, ठीक है, आई विश विद लिख दिया मैंने। अगर हम बोलते हैं आई विश, ओके, तो इसके साथ भी आप, ये एक्चुअली इफ की तरह ही काम करता है, तो आई विश लगा रहे हो, आई विश आई वर देयर, ठीक है। तो आज जैसे आपने इफ लगाया है, वैसे आप आई विश यूज कर सकते हो, उसके साथ भी सब्जेक्ट अगर आएगा तो आगे वर्ब वर ही आएगा, आई विश आई वर देयर, ठीक है, आई विश आई वर रिच, ठीक है। और इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे ऐसे, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, ठीक है। तो ये कुछ चीज होती है, आई वॉज देयर व्हेन द, हाँ वो तो सब सही है, आई वॉज देयर व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, तो सही, हाँ बिल्कुल सही है, आई वॉज देयर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ लगा होता तो दिक्कत होती, ठीक है, इफ के साथ होता है, बाकी आप आई के साथ वॉज ही लगाओगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये केवल ऐसा है कि इफ लिखा हो इस तरीके से, या फिर आप विश, तो बेसिकली यही है ना। देखो हम यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस में आई विश बोल रहे हैं या फिर इफ बोल रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं हम लोग, अनफुलफिल्ड विश, जो चीज हो चुकी है, कोई कंडीशन जो अब हम, या फिर हम जो डिजायर कर रहे हैं। अच्छा देखो, अनफुलफिल्ड विश जो हो गई, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करा होता, अभी तो नहीं हो सकता ना उसमें कुछ, वो तो हो चुका। या फिर हम अब अभी हमारे डिजायर शो कर रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, डिजायर शो कर रहा है। आई विश से हम लोग डिजायर शो करते हैं, उस केस में हम लोग वर्ड लगाएंगे, ठीक है। बाकी इसके साथ जो भी आप सब्जेक्ट यूज, जो भी आप प्रोनाउन यूज करोगे, वो सब्जेक्टिव केस आएगा। कंडीशन मतलब क्या सर, कौन सी कंडीशन? ये बोला ना आपने सर, वो अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन और डिजायर। अच्छा, अनफुलफिल्ड कंडीशन, उसमें से सिंपल, हाँ, आई वाज, इफ आई वर देयर, तो देयर वाज सम कंडीशन, देयर वाज सम सिचुएशन जहाँ पे वो सोच रहा है कि अगर मैं वहां पे होता तो मैंने ऐसा किया होता, ठीक है। तो लेकिन वो वहां पे था नहीं ना, तो दिस इज अ कंडीशन और सिचुएशन जिसे हम बोल सकते हैं, जो अनफुलफिल्ड रह गई, ठीक है। या तो इफ आई वर देयर, आई वुड हैव आल्सो एंजॉयड द शो, आई वुड हैव आल्सो एंजॉयड द शो, ठीक है। तो ये अब आप डिजायर बोल सकते हो, कंडीशन बोल सकते हो, सिचुएशन बोल सकते हो, दीज आर डिफरेंट वर्ड्स फॉर समथिंग, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी बोल सकते हो कि एक ऐसी कंडीशन आपको विश करा है कि वहां पे होता, या फिर उसका डिजायर हो सकता है कि मैं वहां पे होता, ठीक है। तो इफ आई वर देयर, आई वुड हैव आल्सो एंजॉयड द शो, ऐसा कुछ, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक चीज देखो जरा यहाँ पे, तो इसकी तरफ ध्यान दिया, आई वुड एंड वुड हैव, ऑल्दो में से पढ़ेंगे आराम से, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, बट थोड़ा सा तो देख सकते हैं, क्योंकि अब लैंग्वेज है, हम बोल सकते हैं इसे, सही से बोल सकते हैं, तो हम सीख भी सकते हैं इसे आराम से, ठीक है। अभी अगर ज़्यादा रूल्स पे ध्यान रखें तो, बिकॉज मैं कंडीशनल सेंटेंस आपको बताऊंगा, लेकिन ये समझ में आ रहा है आई यूड यहाँ पे मैं, हैव जो है, जो कि हो चुका है, जो मैं हाँ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही,
और वुड I would help the poor. वुड प्रेजेंट की अगर कंडीशन अगर वो मेरी दिखाता है आपका प्रेजेंट का डिजायर, नहीं यही ना? ये तो कहना चाह रहे हो? वुड हैव वाला क्या हो चुका है, बिल्कुल सही आपने बोला कि हो चुका है, और वुड अभी की दिखाता है, अभी के लिए जो आपका डिजायर है। तो इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, अगर मैं रिच होता तो मैं ऐसा करता। ये अभी के लिए है कि हमें ऐसा करते हैं, अभी भी रिच हो गया तो ऐसा करूंगा। लेकिन ये वाली चीज हो चुकी है, तो जो पास हो चुका है वहां पे हम क्या लगा रहे हैं, वुड हैव। इफ आई वर देयर आई वुड हैव आल्सो एंजॉयड द शो। क्लियर है सबके लिए? कोई भी डाउट इसमें? तो मेन चीज जो हमें ध्यान रखनी थी वो ये है कि इसके साथ में हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। बाकी वर्क का यूज भी आप समझ गए काफी हद तक। बाकी हम सेंटेंसेस देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसी, क्वेश्चन इसी तरीके के मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में जो आते हैं इसमें जनरली यही आते हैं, जैसे मैंने ये वाला बताया था। ठीक है, इस केस में वॉज लिखा होगा, हमें वर्ड लगाना है। ठीक है, और इफ ही वॉज हियर, ऐसे बस वर की जगह वॉज लगा देते हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है, इफ लगा दिया सब्जेक्ट प्लस आगे वर ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल किसी का, कुछ क्लियर हो गया? चलो बढ़िया, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस के ऐसे अलग से कुछ रूल्स जैसे नहीं है, ऑल्दो एक दो कंडीशंस है, बस उन्हें देख लेते हैं हम लोग। ये है, कैसी कंडीशन है, जैसे पहले देखते हैं, विद प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। क्या मतलब है इसका, कि अगर मैं कोई सेंटेंस अभी बोल रहा हूँ, चलो पहले तो सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, इस तरीके के वर्ड्स या कॉल्ड प्रीपोजिशंस। तो बस सिंपल है, इट डिपेंड्स ऑन मी, हिम, ठीक है, हर, इस तरीके के क्वेश्चंस में तो हम लोग गलती नहीं करते हैं। ठीक है, हमने ये वो सिस्टम है जो हमने जैसे सुना है वैसे ही काम करता है। ठीक है, आई विल गो आफ्टर हिम, आई विल गो आफ्टर यू, ठीक है, आई विल गो आफ्टर हिम, यू, हर, व्हाटएवर। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग गलती नहीं करते हैं। ये याली प्रोनाउंस सॉरी याली प्रीपोजिशन के साथ हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो जनरली ये काम तो बस उसी हो जाता है जो हमारे रीडिंग से जो अभी तक हमने सीखा है, जो हमें सुनने में अच्छा लग रहा होता है, तो हमें यही सुनने में अच्छा लग रहा होता है और यही सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें थोड़ा सा, जैसे अगर मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, यू एंड मी शुड गो टू द मार्केट, क्या ये सेंटेंस सही है? You and I. ठीक है, सबको समझ आ रहा था कि यू एंड आई होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, यू एंड आई हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर बी की प्लेस पे आई, बिल्कुल सही करिश्मा। अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, अगर स्टार्टिंग में बिटवीन लिख दें, बिटवीन यू एंड आई दिस मैटर कैन बी रिजॉल्व्ड। ठीक है, यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मी हो जाएगा, बिकॉज वी आर यूजिंग अ प्रीपोजिशन हियर। ठीक है, तो दिस इज द ओनली थिंग यहाँ पे जो रूल जैसा है या जो भी उसे कह लो। तो दिस इज अ कंडीशन कि जब भी आप प्रीपोजिशन यूज कर रहे हो एंड प्रीपोजिशन के साथ में आप प्रोनाउन लगा रहे हो, देखो नाम होगा किसी का तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो नाम रहता है, और लेकिन अगर प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अभी यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, ठीक है, आई का चेंज करना पड़ेगा, आई का मी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही था बस इस वाले में प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, सर ये सर यू की जगह ही होता है, हिम होता। हाँ बिल्कुल, ही एंड आई शुड गो टू मार्केट, अगर ऐसा होता, इधर नहीं, उधर नहीं, अरे बिटवीन यू एंड आई। नहीं मैं समझ गया तुम्हारी बात। अगर यहाँ पे लिखना होता तो हम यहाँ पे ही बोलते, ठीक है, और इसी चीज को चेंज कर रहे होते, अगर ऐसे प्रीपोजिशन लगा दिया तो इसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, बिटवीन हिम एंड मी। ये पूछ रहे हो ना?
ठीक है, तो ये हो हाँ, जाएगा वही है। हाँ बिटवीन हिम एंड मी दिस मैटर कैन बी रिजॉल्व, ठीक है। तो बिटवीन ही एंड मी नहीं होगा, बिटवीन हिम एंड मी, बिकॉज दोनों ही कैसे आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, तो यस यहाँ पे ये हो जाता है। चलिए सर यस सर अगर ऐसा हो कि हम ये बोले कि whom would you choose between between me and him, मतलब मेरे और उसमें से तुम किसे चूज करोगे, तो हम पहले मी लगाएंगे फिर बाद में हिम लगाएंगे। नहीं, पहले हिम तो लगाएंगे फिर मी लगाएंगे। अच्छा, मतलब हिम एंड मी ही बोलेगे तब भी। हाँ मैं भी बताऊंगा ये किस तरीके से डिसाइड होता है ओके ओके है ना। सर। हाँ क्योंकि इन प्रोनाउंस को भी प्लेस करने का देयर इज अ रूल, और वो भी देखते हैं बस हम लोग। एक सेकंड, एक पॉइंट के बाद में, ठीक है, एक पॉइंट मतलब बस इसके बाद में जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि लेट के साथ, ठीक है, लेट के बाद में वी यूज ऑब्जेक्टिव केस। इस पे एग्जांपल ना कि यू और मी कहाँ पे आएगा, इस वाली चीज पे, किस चीज पे एग्जांपल, मैं भी एग्जांपल बताता हूँ, मैं सब बता रहा हूँ, बताना कि कुछ छूट जाए। चलो, लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेट मी, लेट हिम, लेट देम गो। इसमें तो हम गलती करते नहीं है, हमें सुनने में भी सही लगता है, सही भी यही होता है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस होता है जैसे थोड़ा सा लंबा है, इसमें कुछ कहा गया है जैसे द पियोन लेट द बॉयज एंड आई गो इनटू द ऑफिस, द पियोन लेट द बॉयज एंड आई गो इनटू द ऑफिस, ठीक है। तो ऐसे केस में लेट का मतलब क्या है, यहाँ पे अलाउ किया उसने, ठीक है। द पियोन लेट द बॉयज एंड आई गो इनटू द ऑफिस, तो इसमें क्या होगा, बॉयज तो बॉयज रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए, बिकॉज वी आर यूजिंग लेट, और लेट यूज कर रहे हैं हम लोग इनके लिए, यस, ठीक है। तो प्रोनाउन जो आप यूज कर रहे हो सब्जेक्टिव केस में, उसकी जगह क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, ठीक है। द पियोन लेट द बॉयज एंड मी गो इनटू द ऑफिस, ठीक है। आई होप दिस क्लियर, ठीक है। तो बस लेट के साथ हम लोग यूज करते हैं, दिस इज अ थिंग, बाकी तो सही है, बाकी हम लोग यूज सारे जानते हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन अगर कहीं पे आ रहा है उसके साथ में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, देन विद द वर्ड लेट वी विल यूज सब्जेक्टिव केस। सर अगर इंटरचेंज होगा तब भी चेंज होगा क्या? उसमें तो सेम ही होना चाहिए ना। अगर बॉयज सेकंड में आता और मी पहले आता तब भी तो कोई चेंजेस नहीं होता ना। मैं समझा नहीं। अच्छा, बॉयज अगर बाद में आता, मी पहले आता तो? हाँ, तब भी अच्छा तो हाँ, सेम ही आएगा ना सर, जो नहीं नहीं रूल नहीं, है। सेम नहीं आएगा, इसी को तो पढ़ना है। मैं ये तो कह रहा था कि अभी मैं बताता हूँ इसके बाद में, ये हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं किस तरीके की हम डिसाइड करते हैं इस चीज को, ठीक है। जैसे इसे बोलते हैं रूल 231, ठीक है। रूल 231 क्या होता है, जैसे इफ आई एम राइटिंग, जैसे मैंने वो लिखा था अभी, आई एंड यू शुड गो टू द मार्केट, ठीक है। उस टाइम पे हमने क्या लिखा था, यू एंड आई एंड यू गलत होगा यहाँ पे। आई एंड यू गलत क्यों होगा, क्योंकि जो हमने 231 लिखा है ये एक्चुअली क्या दिखा रहा है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप सेंटेंसेस में एक किसी सेंटेंस में प्रोनाउंस यूज कर रहे हो, तो आपका जो प्रोनाउंस होंगे वो इस ऑर्डर में रहेंगे, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर दो यूज कर रहे हो तो भी ऑर्डर आपका ये रहेगा 2 3 2 1 3 1, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, यहाँ पे 1 और 2 लिखा है, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, यू एंड आई, यानी कि पहले आपका सेकंड पर्सन आएगा, फिर आपका फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। जैसे आई, यू एंड ही वेंट टू द पिकनिक, आई, यू एंड ही वेंट टू द पिकनिक। नाउ हमें पता है कि पिकनिक कौन कौन गया, सेंटेंस में समझ में आ रहा है कि कौन कौन गया, चलो ठीक है, मैं, तुम और वो पिकनिक गया, पिकनिक गए, ठीक है। तो लेकिन बोलने का करेक्ट ऑर्डर ये नहीं होगा, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट 2 3 1, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 2 3 लगा दिया, क्या हो जाएगा, यू ही, यू ही एंड आई। यस, ठीक है, यू ही एंड आई वेंट टू द पिकनिक, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार ऐसा होगा ना कि सेंटेंस में कुछ और लिख रखा है और आपको इस ऑर्डर को तो ध्यान रखना होता है हमेशा, ठीक है। इसीलिए हम लोग आई और यू नहीं कहेंगे, इसीलिए यहाँ पे बॉयज, मी एंड द बॉयज नहीं होगा, आई द बॉयज एंड मी होगा,
समझ में आई? In the end, it's okay. Slide 7. Okay, देखिए. सही ना सबके लिए? समझ में आ गया? Cool. नेक्स्ट आता है इसमें, सेकंड पॉइंट आता है हमारा रूल 1 2 3. 1 2 3 कब यूज करते हैं? इसका यूज होता है इज यूज्ड while apologizing or accepting a mistake. ठीक है, माफी मांगते समय या कोई भी गलती एक्सेप्ट करते समय हम लोग 1 2 3 यूज करते हैं हमेशा. ठीक है, जैसे गलती एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी सेंटेंस में आप बोल रहे हो कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वी आर सॉरी फॉर समथिंग, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर गिल्टी. ठीक है, वी आर टू बी ब्लेम्ड, हमें ब्लेम किया जाना चाहिए. जैसे सेंटेंस लिखते हैं, you, we and they are to be blamed for the loss. ठीक है, जब आप कह रहे हो कि हमें ब्लेम किया जाना चाहिए इस चीज के लिए, तो इसका मतलब आप क्या करो? अपनी गलती को मान लो. ठीक है, जब गलती को मान लो तो आप ऑर्डर का यूज करोगे सेंटेंस का, मतलब जो प्रोनाउंस का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वी, यू एंड दे तो सही लिखा था, तो वी, यू एंड आ जाएगा. ठीक है, तो ये ऑर्डर करेक्ट है, ये वाला ऑर्डर गलत है. ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी सेंटेंस दिख रहा हो जहाँ पे आप गलती मान रहे हो, सॉरी बोल रहे हो, तो यहाँ पे 1 2 3 यूज करोगे. और ये किया जाता है बिकॉज ऑफ द क्या बोलेंगे उसे, एटिकेट्स की वजह से ही. ठीक है, मैनर्स की वजह से, कि वैसे तो कोई मानता नहीं अपनी गलती, तो लेकिन अगर हम इस तरीके का रूल्स बना देते हैं तो करना पड़ेगा. तो जब भी आप गलती मान रहे हो तो खुद को पहले रखना चाहिए उन मैनर्स के अंतर्गत इसे यूज किया जाता है. तो आई होप एवरीबॉडी गेट द आइडिया. इस तरीके से करना है हमें. क्लियर है? कोई सवाल हो तो बताइए. चलो नाइस. ठीक है, तो बस ये वाले यहाँ पे कि जनरल किसी भी सेंटेंस में वी विल फॉलो 2 3 1 एंड दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज देम, है ना? दे हेल्प्ड अस, वी हेल्प देम. दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज देम. ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज 1 2 3. नेक्स्ट आता है हमारा, तो ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस बेसिकली. तो पर्सनल प्रोनाउंस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़े थे पहले, जो भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझा था. साथ में अब सब्जेक्टिव केस देखा हम लोगों ने, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस देखा. देन 2 3 1 एंड 1 2 3. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर एक डाउट है सर. हाँ हाँ, सर ये जो 1 2 3 और 2 3 1 जो रूल हम लोग लागू करते हैं, अगर ये प्रीपोजिशन के केस में आते हैं तो तब भी हर same जगह use होगा? कहीं भी बिल्कुल कुछ भी हो, एंड इट इज फॉलोड एवरीवेयर. प्रपोजिशन हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये तो प्रोनाउंस को लिखने का तरीका है. ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह लगेगा सेम. ठीक है, चलिए आगे बढ़े जाए. एंड नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ईच, either and neither. ठीक है, they are called distributive pronouns
क्या करते हैं, दे रेफर टू एन इंडिविजुअल, तो ईच आइदर और नाइदर ये क्या होते हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स कहा जाता है। ये हमेशा किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं, यानी कि जब भी आप यूज करते हो ईच ऑफ देम, यानी आप हर एक की बात कर रहे हो, ठीक है। तो दे रेफर टू एन इंडिविजुअल एंड टेक वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म। तो ये किसी भी इंडिविजुअल की बात करते हैं और इनके साथ जो वर्ब लगता है वो आपका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है, तो वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। एंड चलो इसे यूज करने का देखते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर मैं इसे बोलता हूँ ना, ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, नाउन आपका हमेशा कैसा आएगा, ईच ऑफ द करके लिख रहे हो तो नाउन आपका हमेशा प्लूरल आएगा, इज प्रेजेंट, ठीक है। ऐसे लिखें, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, यानी हर एक लड़के को प्राइज मिला। तो ये आपको हमेशा कैसे लिखना है, यू हैव टू राइट इट इन द प्लूरल फॉर्म एंड वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर, ठीक है। तो वर्ब आपका हमेशा इसके साथ सिंगुलर आता है, ईच के साथ में, आइदर के साथ में, नाइदर के साथ में। एंड ये डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स, तो मे बी ये पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वैसे भी क्या होता है, हर किसी पे कोई चीज़ बराबर बांटना, यानी हर एक को कोई चीज़ देना। तो ये बस वही है कि जब भी आप ईच यूज़ कर रहे हो इसका मतलब है हर एक लड़के की बात चाहिए, तो हर एक लड़का मौजूद था, प्रेजेंट था। एंड ईच बॉय गेट्स अ प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, ठीक है। अगर वैसे समझें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से काम करता है ना, जैसे आप लिखना चाहो तो जैसे वन लिख रहा हूँ साथ में, जैसे ईच हो गया, आइदर, नाइदर। इसके साथ में जो नाउन आता है वो आपका हमेशा प्लूरल आएगा, प्लस जो वर्ब आएगा वो आपका हमेशा सिंगुलर आएगा। फिर से लिखते हैं, ऐसे ज़्यादा मज़ा नहीं आया, सही से लिखा गया। नेक्स्ट पेज पे, ईच आइदर, ठीक है। साथ में वन भी लिख लेते हैं, वन इज नॉट अ रिलेटिव नाउन, ओ सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, लेकिन ये काम उसी तरीके से करता है। तो ईच आइदर आइदर, ऑफ इसके साथ लगा रहे हो, ऑफ द, ठीक है। द आएगा आपके नाउन वाले केस में, तो इसके साथ आप जो नाउन यूज़ करोगे और वर्ब यूज़ करोगे तो नाउन आपका हमेशा प्लूरल होता है ऑलवेज, एंड ये आपका हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके यूजेस को। तो जैसे मैंने लिखा, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, हाँ बिल्कुल हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वाला रूल हुआ है, हमने पढ़ा था ये, इसलिए मैंने आपसे कहा था ये चीज़ हम प्रोनाउंस में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इसलिए मैंने उसमें जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग पढ़ रहे थे, इसलिए मेरे को लग रहा था कि दिक्कत हो रही है हमें, बिकॉज मैंने आपसे कहा था ये प्रोनाउन का पार्ट है और शायद आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। तो चलो इसे एक बार डिटेल में देख लेते हैं, अगर किसी की नहीं आया हो तो। ईदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे वी आर यूजिंग इट लाइक अ प्रोनाउन एंड हाउ वी विल यूज इट लाइक एन एडजेक्टिव ईच को। नहीं सर, सब ऐसी रूल मेंशन कर रहे थे कि ईच अगर ऐसा कुछ आया तो वर्ब के साथ सिंगुलर होगा, अच्छा अच्छा, अगर नाउन प्लूरल ले रहे तो चलो अभी हाँ बढ़िया, वैसे डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ईदर ऑफ द बॉयज ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग, जैसे बोलेंगे neither of the accusations is true, ठीक है। ईच अदर नादर के यूज देखा हमने यहाँ पे। अब आप जरा एक चीज देखिए, इसमें ईच हम यूज करते हैं किसके लिए, इट इज यूज विद मोर देन टू,
ठीक है। आइदर कहाँ पे यूज करते हैं? अगर मैं बोल रहा हूँ आइदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग, तो क्या मतलब होगा इसका? एक जन चलो बॉय ये होता है ना, क्या होगा? दोनों में से कोई एक, या तो पहला वाला आ रहा है या दूसरा वाला आ रहा है। सुशांत ने लिख दिया पता नहीं। आइदर की अगर हम बात करते हैं तो ये पॉजिटिव में दो के लिए यूज होता है हमेशा। पॉजिटिव में दो मतलब या ये या वो। नाइदर का मतलब होता है नेगेटिव में दो बोल सकते हो आप, तो ना ये ना वो। तो इधर ऑफ द बॉयज का मतलब हो जाएगा या तो पहला वाला आ रहा है या दूसरा वाला आ रहा है, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब तो सिंगुलर ही लगाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन क्या कहते हैं, आइदर ऑफ द बॉयज का मतलब होगा या ये या वो, दोनों में से कोई एक, ठीक है। नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस, कोई भी आरोप सही नहीं है। तो कितने आरोप हैं हमें पता चल गया, क्योंकि हमने नाइदर यूज किया, तो मतलब दो ही आरोप होंगे। तो ना पहला वाला सही है ना ही दूसरा वाला सही है, तो नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, ठीक है। समझ में आई? तो ये दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर वे ऑफ यूजिंग दीज वर्ड्स। एक और तरीका ऐसे यूज करने का, हाउ वी डू दैट, we can also write it as each boy is present. Now when you are going to write it in this way, then you write the noun in the singular form, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से हम लिखने वाले we have to write noun in the singular, यानी कि दोनों चीजें सिंगुलर रहेंगी। फिर वर्ब तो सिंगुलर आना ही आना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉय भी सिंगुलर ही आएगा, each boys नहीं होगा, each boy होगा हमेशा, ठीक है। जैसे इसे हम बोलेंगे either boy is coming, neither accusation is true, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी आप इस तरीके से यूज करने वाले हो, ठीक है, इसके साथ में आप हमेशा कैसे लिखोगे? ये आपका each, अगर आप साथ में डायरेक्ट नाउन के साथ यूज कर रहे हो तो ये भी सिंगुलर आएगा एंड ये भी सिंगुलर आएगा, तो बोथ शुड बी सिंगुलर। नाउ इसे हम बोलते हैं, ये जो हमने देखा, ये क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और जब आप इस तरीके से डायरेक्ट नाउन से पहले लिखते हो तो इसे क्या कहा जाता है? इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा बस हमें पता चल गया कि इसे बोलते क्या है। हमें जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो एक्चुअल में लिखने का तरीका है कि इसे किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ईच ऑफ द बॉयज ऑफ द, हमेशा ध्यान रखना है, जैसे आप जैसे मैंने यहाँ पे वन लिखा है ना, ये वन मैंने इसलिए लिखा था, वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, बट ये हमें पता है ना हम कैसे बोलते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये आपको पता है प्लूरल लिखा जाता है, वर्ब सिंगुलर आता है, तो बस ये मैंने इसीलिए लिखा था। दिस इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बट वी यूज सेम तरीके से होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी क्या बोलेंगे? वन स्टूडेंट इज एब्सेंट, ठीक है। तो क्योंकि इसे यूज हम सेम तरीके से करते हैं, बस इसलिए मैंने बता दिया आपको, इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया इसे, और बाकी रूल्स को बहुत आराम से फॉलो कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। आई होप दैट्स क्लियर। जो थोड़ा और बोलूँ, समझ में आया? सर अगर इधर और नाइदर नॉर यूज करें तब भी तो सेम रूल ही रहेगा ना सर? कुछ देखो, इधर और नेदर नॉर कंजंक्शंस दुनिया वहाँ पे थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ द यूज कर रहे हो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका एक ही है, बॉय। ईच ऑफ द बॉयज लिख रहे हो या ईच बॉय लिख रहे हो, आप उसी की बात हो रही है। आइदर और में आप दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हो, पता है ये चीज, जी है ना। हम क्या बोलते हैं? इधर नाइदर से लिखते हैं सेंटेंस, रूल सेम ही रहता है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर नहीं आता, ये हमने पढ़ा होगा उस टाइम पे, मेरे ख्याल सब्जेक्ट एग्रीमेंट में। जब आप इस तरीके से लिख रहे हो तो आपके पास देखो दो सब्जेक्ट है ना पे, एक ये रहा और एक ये रहा, लाइक दिस इज योर सब्जेक्ट सेकंड, ये आपका सिंगुलर है, ये वाला आपका कैसा है? प्लूरल है, ठीक है। तो जब आप नाइदर नॉर आइदर नॉर से कनेक्ट करते हो तो जो आपको वर्ब लगता है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। देखो एक ही जैसे सेंटेंस बना रहा हूँ।
ठीक है, neither the teacher nor the absent nor the students are, ठीक है। तो नॉर के साथ में आप क्या लगा रहे हो, नॉर के साथ में आप जो भी लगा रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। तो एक्चुअल में ये कहता है ना कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ब फॉलोज द सेकेंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट। या फिर हम बोल सकते हैं वर्ब फॉलोज द नियरेस्ट सब्जेक्ट या नियरर सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब फॉलोज द नियरर सब्जेक्ट, तो वर्ब फॉलोज द नियरर सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट बोल सकते हैं, नियरर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि दो सब्जेक्ट है हमारे पास, ये और ये रहा हमारा वर्ब, इसके सबसे पास कौन सा आ रहा है, स्टूडेंट्स आ रहा है, तो ये ऐसे लिखते हैं। एक तो को एक और चीज होती है, रूल जो हर जगह नहीं मिलता हमें सुनने को, वो ये है कि जब आप इसके साथ यूज कर रहे हो ना, अगर हम दो आइदर और नाइदर नॉर में अगर में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और एक हमारा सिंगुलर है और एक हमारा प्लूरल है, तो देर इज अ रूल एक्चुअली, या जिसे बोले कि जो सही प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग है वो ये है कि फर्स्ट यू हैव टू राइट द सिंगुलर वन, देन यू हैव टू राइट द प्लूरल, ठीक है। इफ वी वुड हैव रिटन हियर नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, वो ज्यादा अच्छा तरीका नहीं होता लिखने का, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, पहले आप सिंगुलर लिखते हो देन आप प्लूरल लिखते हो। तो एग्जाम में तो मोस्टली आपको इसी फॉर्म में मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि ठीक है इस तरीके से करेंगे, अगर उसमें चेंज करना पड़े तो हम कर भी देंगे, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपके खुद के लिखने के लिए। इफ यू आर राइटिंग समथिंग तो इस चीज को फॉलो करना कि आप जब लिख रहे हो तो प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग इज दिस, फर्स्ट यू हैव टू राइट द सिंगुलर नाउन, देन यू हैव टू राइट द प्लूरल नाउन। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। Cool. कोई भी सवाल हो पूछते रहना साथ में, ठीक है। तो ये भी आई गेस सबकी समझ में आ ही गया है, मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज बताओ जरा, ईच मैं यूज करता हूँ दो के लिए, मतलब सॉरी दो से ज्यादा के लिए ईच यूज करता हूँ, आइदर यूज कर रहा हूँ मैं दो के लिए पॉजिटिव सेंस में, ठीक है, या ये या वो, नाइदर यूज कर रहा हूँ नेगेटिव में, ना ये ना वो। दो से ज्यादा के लिए अगर मैं नेगेटिव में यूज करूँ तो क्या होगा, जैसे ईच ऑफ द तो पॉजिटिव में हो गया कि हर एक को ये दिया गया, किसी को भी कुछ नहीं हुआ तो हम पॉजिटिव में क्या लिखते हैं, नन, नन आई गेस, यस नन इज करेक्ट कोमल। तो नन लिखते हैं हम लोग, और देखो क्या होता है, नन को लेकिन हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव में क्यों नहीं पढ़ा, उसके पीछे का रीजन ये है, जब हम ऐसे बोलते हैं नन ऑफ द बॉयज वॉज और वर, ठीक है, नन ऑफ द बॉयज वर, फिर से प्रेजेंट सेम सेंटेंस बना देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप जब इसमें लिखते हो नन ऑफ द बॉयज वर और वॉज, तो इसके साथ एक्चुअली दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं का मतलब है कि वॉज भी आ सकता है वर भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो नन कैन टेक बोथ काइंड ऑफ वर्ब्स, बी इट सिंगुलर बी इट प्लूरल, ठीक है, इसके साथ आप दोनों लगा सकते हो। दैट्स व्हाई वी डू नॉट स्टडी इट इन द विद द लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव में नहीं आता ये, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से देखा जाए तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आता है, जैसे हम जहाँ पे ऑल यूज कर लेते हैं, नन यूज करते हैं, जहाँ पे हम किसी को रेफर तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं किसे कर रहे हैं, ऐसे वाले केसेस में वैसे बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो नन ऑफ द बॉयज वर और वॉज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके साथ में आप दोनों यूज करोगे, तो बस ये ध्यान भी रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में ऐसे लिखा गया है कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, और साथ में ऐसा लिखना नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर, प्रेजेंट और एब्सेंट वॉट एवर यू वांट टू राइट, ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर, तो इसे कभी भी गलत करके इज नहीं करना है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे इज लिखा होता तो भी ठीक होता, आर लिखा है तो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों ही लिख सकते हो, इज भी ठीक है एंड आर भी ठीक है। क्लियर है? कोई सवाल? ठीक है, तो ये दिस इज आवर ईच अदर एंड अदर डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, एंड ये नन का यूज हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। सर यस, सर जो अगर हम ऐसा बोले कि नन ऑफ देम वाज लाफिंग, तो हम देम के साथ भी वाज ही लगाएंगे ना। नन ऑफ देम, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और सर ये जो है नन ऑफ देम वाज लाफिंग, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नन ऑफ देम डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है,
अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव फिर वो में तो क्या होगा हमने सर? डिस्ट्रीब्यूटिव में तो हमने ईच और आइदर पढ़ा ना। ओ अच्छा हाँ, जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं, ईच ऑफ देम वाज लाफिंग, हर एक इंसान हंस रहा था उनमें से, ठीक है, सब हंस रहे थे, हर एक इंसान हंस रहा था। वॉज इज करेक्ट हियर, ठीक है, नन ऑफ देम वॉज लाफिंग, भाई किसी को हंसी नहीं आई, बेकार जोक, ठीक है, नन ऑफ देम वॉज लाफिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ड लिखा होता दैट वुड ऑल्सो बीन करेक्ट, ठीक है, नन ऑफ देम वर लाफिंग। तो नन के साथ ये अलग केस है, नन कैन टेक बोथ काइंड ऑफ वर्ब्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, लेकिन हाँ ईच यूज कर रहे हो तो यहाँ पे वॉज ही ठीक होगा, यहाँ पे वर्ड नहीं हो सकता था, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो सकता था, लेकिन हाँ इसके साथ हम दोनों लगा सकते हैं। क्लियर है चीज? ओके सर ओके सर या ओके, क्वेश्चन देखते हैं। We have 4 brothers living in this house, but none, oh यार, of us is satisfied here. ठीक है, क्या होगा इस वाले में? सर इसमें तो नो एरर होना चाहिए क्योंकि नन के साथ तो नो नो एरर, इज और आर इज यूज दोनों लग करते हैं। सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। इस वाले में बताइए। सर इसमें भी नो एरर ही होगा। नहीं, इसमें एरर है। तो दो की बात और तो नाइदर आएगा इसमें। बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो की बात हो रही है, ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पीपल। क्या लिखा हमने, नन ऑफ द 2 प्रिंसिपल्स, क्योंकि हमने मेंशन कर दिया दो की बात चल रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नाइदर। जो यहाँ पे आर तुमने यहाँ पे बताया था, नन ऑफ द 2 प्रिंसिपल के साथ में आर आएगा, वाई? आर तो कैसे भी नहीं आएगा, मतलब इस हमने कहा था अगर नन भी आ रहा होता तो भी इस, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे हम दो की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नन की जगह नाइदर आ जाएगा, आर तो या क्लियर है सबके लिए वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, यानी कि ईच 2 से ज़्यादा के लिए यूज करेंगे और आइदर नाइदर 2 के लिए, तो उस पे इस तरीके से हम क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, थोड़ा सा ईच और एवरी की बात करेंगे, याद दिलाना मेरे को कि विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी, ठीक है, ये हमने यहाँ तक कर लिया था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो भी कुछ हमने पढ़ा है इसे एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है, रूल्स मतलब बस एक बार पढ़ देना, जो भी कुछ है एक बार नज़र डालोगे, बाकी ताकि हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें याद रहे, ठीक है। तो आज जो भी हमने देखा है बस उस पर देख लेना एक बार, बाकी तो हम नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे, तो और अच्छे रूल्स पढ़ेंगे आगे, और क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में एग्जाम्पल्स वाले, ठीक है। चलिए बाकी कुछ भी डाउट हो वो भी नेक्स्ट क्लास में तैयार रखना पूछने के लिए, और मिलते हैं चलिए हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस। क्या डीजे वाली फिल्म चाय कहाँ पिया यार अभी तो। कितनी क्लास है? आज 3 है यार, फ्राइडे और सैटरडे, सॉरी थर्सडे और फ्राइडे 3 होती हैं। नहीं परसों नहीं जा रहा, 4
4 में ज़्यादा हो गया था। 4 बहुत ज़्यादा। एक्चुअली 4 में क्या होता है ना, पूरे दिन पता ही नहीं चलता। खत्म उसी में ही चला। क्योंकि एक क्लास ली, फिर उसका तैयार कर लो दूसरी क्लास के लिए, तब तक टाइम हो गया। हाँ, उसमें तो मैं 3 घंटे लगातार थे, 2 से 5 तक। अच्छा है। परसों 2 से 5 तक, वो 2 से 5 बहुत जल्दी बज गया। 4 क्लास में तो ऐसे ही चलेंगे, पता ही नहीं चलेगा। टाइम नहीं बदलता। सर को पता चलता हुआ टाइम। सर को पूरा टाइम पता चलता होगा जब कि हाँ, क्लास चलती है तो। वो तो है। अभी उस दिन मैं, कल की बात है, वहाँ पढ़ रहा था, मैं अपना आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, वो पीछे से हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। नहीं करूँ? जो हिस्ट्री का चल रहा था, मैं अपना पढ़ते पढ़ते मैं बात सुनने लगा। मेरे गाँव में खिलजी चल रहा है, मलिक गफूर चल रहा है, उसका गफूर जो भी नाम था, वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। करते खाना इसलिए मैं बोल रहा था कि बैग चाहिए, इसे काटे मत, बैग चल रही है। जस्ट एक मिनट रुकिए। क्या क्या आया नहीं क्या लिंक अभी तक? लिंक तो हो गया आपका बना। रिफ्रेश करूँ? नहीं रिफ्रेश नहीं, फिर वो क्या किसी वीडियो लगा दी थी आपकी, पता नहीं किसी ने 11 तारीख की जगह उस पर लगा दी। रिकॉर्ड बंद कर दीजिए, क्लिक कीजिए।